प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। उस तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हम आपके सामने एक बार फिर से एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आए हैं, जो अक्सर आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आज हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक से SSC में अक्सर आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो CHSL हो, CPO हो, CGL हो, इन सारे परीक्षाओं में आपको इससे सवाल देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ हम लोग 2024 CGL प्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, और एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप देखेंगे कि सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे और बहुत कम समय में आप बहुत जल्दी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आइए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को इसमें डिस्कस करनी है। आप ये देखेंगे कि AX प्लस BY प्लस C जो है वो लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। AX प्लस BY प्लस C जो है वो स्टैंडर्ड रूप होता है, जिसमें A और B जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। A इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, B इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। A और B जो है वो जीरो नहीं होगा, और ये जो C है इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, नॉन वेरिएबल बोला जा सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। X का X जितना से भी गुना है वो A है, Y जितना से भी गुना है वो B है, और ये C आपका अचर पद होगा। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आप ये देखिए, इस तरीके से इक्वेशंस इसी फॉर्मेट में दिए हुए होंगे। दो इक्वेशंस होंगे, आप देखेंगे कि ये जो AX प्लस BY प्लस C है और DX प्लस EY प्लस में F है। हो सकता है कि इस इक्वेशंस को अलग अलग रूपों में लिखा जाए। अलग अलग रूप में कहने का मतलब कुछ भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं, UX प्लस में VY प्लस में Z, या फिर SX प्लस TY प्लस U यहीं पर है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको दिए जा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसका एक जनरल पैटर्न है, इसी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे जो हमें डील करने होते हैं। कुछ इससे रिलेटेड कंडीशंस हैं अलग अलग, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो पहली बात यहाँ से निकल करके ये आता है कि AX प्लस BY प्लस C जो है ये लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए एक इक्वेशन दे करके कि 2x प्लस 5 बराबर 0 है, इसके कितने हल होंगे, आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल है इसमें वो सिर्फ x है, सिर्फ एक वेरिएबल है, इसीलिए जो आंसर होगा वो भी एक होगा। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हलों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अगर इसी इक्वेशंस को अगर दो वेरिएबल में लिख दिया जाए, इस तरीके से बताया जाए 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, अब आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के कितने हल होंगे, तो आप बताएं इसका अनगिनत हल होगा, इसका अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इतना आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशंस की ओर। आप देखेंगे कि रैखिक समीकरण के अलग अलग कंडीशंस हैं। हमारे पास टोटल 3 कंडीशन है। बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। रैखिक समीकरण से जुड़ा पहला कंडीशन क्या है कि यदि A/D और B/E का जो वैल्यू है अगर वो इक्वल नहीं हुआ, वैसे स्थिति में उस इक्वेशन का, उस
पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। इसी को हिंदी में अद्वितीय हल भी बोला जा सकता है। केवल एक सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा जिसको कि यूनिक सॉल्यूशन भी बोलेंगे आप, और दूसरे अर्थों में उसको संगत समीकरण या फिर अविरोधी समीकरण भी बोला जा सकता है। फिर से समझेंगे। पहला कंडीशन है लीनियर इक्वेशंस का कि अगर a बटा डी और b बटा ई का वैल्यू आपस में बराबर नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, अगर वैल्यू बराबर नहीं हुआ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो केवल एक होगा। उस इक्वेशंस को क्या नाम दिया गया है? अविरोधी समीकरण, अदरवाइज संगत समीकरण। ठीक है। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे इसी से रिलेटेड, जब आप बात को समझेंगे, जब एक हल होगा, आप देखेंगे कि इन दोनों का बटा जब आपस में बराबर नहीं है तो केवल एक हल है। ठीक है। अगर हम ग्राफ खींचते हैं, दो इक्वेशन है, हमने एक ग्राफ खींचा, एक इक्वेशन का एक ग्राफ, दूसरा इक्वेशन का ये दूसरा ग्राफ, तो जिस बिंदु पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन पॉइंट होता है, वो दोनों रेखाओं पर स्थित बिंदु है। बहुत बार हमसे सवाल में पूछा जाएगा दो इक्वेशंस दे करके कि इन दोनों रेखाओं को समीकरणों का यदि ग्राफ खींचा जाए तो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, दोनों में कॉमन बिंदु कौन सा होगा। तो हमारा काम होगा उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। जब हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो जो कॉमन पॉइंट आएगा वो यही बिंदु होगा जिस बिंदु पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस वाले कंडीशन में सॉल्यूशन कितना है? एक सॉल्यूशन है। तो जाहिर सा बात है कि जो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ग्राफ के कंडीशन में आप देखेंगे कि a बटे डी और b बटे ई जब आपस में बराबर नहीं होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे? एक थे। इसका मतलब है कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा सर। दोनों ग्राफ एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको आप प्रतिच्छेदी या फिर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट भी बोल सकते हैं। सिर्फ एक बिंदु पर, एक ही बिंदु ऐसा होगा जो दोनों रेखाओं में कॉमन होगा, और उसको निकालने के लिए वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन सिंपली, नथिंग एल्स। ठीक है। तो ये पहला कंडीशन था। इस कंडीशंस में आप देखेंगे कि केवल एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपसे नाम पूछा जाएगा इस वाले कंडीशंस में तो आप सीधा बोलेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बोलिए, इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा कंडीशन है, यदि a बटे डी आपस में b बटे ई के बराबर हो और c बटा f बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 0 होगा। ठीक है। इस कंडीशन में इक्वेशंस को हम लोग असंगत बोलते हैं या फिर विरोधी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। कंडीशन आप देख रहे हैं, a बटा डी b बटा ई आपस में बराबर होंगे, फर्स्ट दोनों बराबर होंगे और लास्ट का जो दोनों का गुणांक है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। अभी हम लोग बात किए कि एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, तो कहीं न कहीं पर तो इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 0 है। इसका मतलब है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटेंगे एंड दे बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों ग्राफ जो है वो एक दूसरे के समानांतर होंगे। ये कंडीशन है ग्राफ के समानांतर होने का। a बटा डी b बटा ई शुरू का 2 बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 0 एंड बोथ लाइन विल बी पैरेलल। दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है, कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा।
कहीं पर काटे एक दूसरे को तभी तो हल मिलेगा, काट ही नहीं रहा है, दोनों का दोनों समानांतर है, रेल की पटरी जैसा। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये देखिए, जब सारा का सारा आपस में बराबर होंगे, A/D, B/E, C/F, जब सारे आपस में बराबर होंगे तो जो सॉल्यूशंस होगा, जो हलों की संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगा, अनंत हल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आश्रित समीकरण, आश्रित। ठीक है, सब बराबर है, अनगिनत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और ग्राफ की स्थिति में आप बताएंगे कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, 0। ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है सर, इंटरसेक्ट किया है। अब क्या है कि हमने एक ग्राफ खींचा और दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर ला करके डाल दिया। ये लीजिए, दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर है। ऐसी स्थिति में दोनों लाइन, दोनों ग्राफ एक दूसरे को न जाने कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। दोनों ग्राफ एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद करते होंगे और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं संपाती समीकरण, संपाती कोइंसिडेंट अंग्रेजी में नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन है अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होने के लिए। अंग्रेजी में इसको संपाती का नाम दिया गया है, हिंदी में सॉरी। एक के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाएगा, न जाने कितने बिंदुओं पर, न जाने कितने बिंदुओं पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से हम समझते हैं बात को। सिर्फ ये है कि A/D बराबर B/E नॉट इक्वल टू रहा, वैसी स्थिति में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे, केवल एक अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन। A/D बराबर है B/E नॉट इक्वल टू C/F, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा। A/D बराबर B/E बराबर C/F, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। इसमें जो ग्राफ कटेगा वो एक पॉइंट पे कटेगा, एक पॉइंट पे कटेगा। इसमें ग्राफ पैरेलल होंगे और इसमें ग्राफ कोइंसिडेंट होंगे, एक के ऊपर दूसरा आएगा, जिसको संपाती का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस ना केवल CGL के एग्ज़ाम के लिए बल्कि SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। और अगर आपको बातें समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं, ताकि आने वाले और भी वीडियोस हम आपके लिए अच्छे अच्छे ला सके। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए, यदि दो रेखाएं संपाती हो, संपाती अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन, दूसरा ग्राफ ड्रॉ होगा। अब एक के ऊपर यदि दूसरा लाइन ड्रॉ होगा तो कितने जगहों पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, गिनना मुश्किल है सर। क्या बोलेंगे उसको? अपरिमित रूप से, इनफाइनाइटली मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स। प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? एक से अधिक, मतलब अनगिनत कहेंगे आप, अनंत कहेंगे। बस पूरे कॉन्सेप्ट पे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे था। आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। ये देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि जो इक्वेशंस दिए गए हैं, इस इक्वेशंस के ग्राफ का कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, संपाती होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। आइए, x का गुणांक कितना है? 1। यहाँ x का गुणांक 4, इधर कितना? 2, इधर कितना y का? 8, फिर 15 और 13। ये कट गया 2 से 4 बार में। क्या ये 1/4 और 1/4 बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। क्या 1/4 और 15/13 बराबर है? आप कहेंगे नहीं सर।
तो कौन सा कंडीशन है, a बटे डी बराबर b बटे ई नॉट इक्वल टू c बटे एफ। इस कंडीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, आप वीडियो को रोके याद करें, देखें। इस स्थिति में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0 है। और जब 0 सॉल्यूशन है इसका मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और दोनों का दोनों पैरेलल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। दो रेखा है, एक रेखा ये है और एक रेखा का इक्वेशन यहाँ है। ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु, वो इस बिंदु पर दिए गए इक्वेशन पर स्थित है। हमसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है। CHSL 2024 टीयर 1। हमने आपको बताया कि अगर दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो वो जो पॉइंट होगा वो दोनों रेखाओं पर स्थित कॉमन पॉइंट होगा। इसको अगर सॉल्व करें और सॉल्व करने से पहले आप देख पाएंगे कि अगर इसका वैल्यू 1 रखा जाए, इसका वैल्यू भी 1 रखा जाए तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 इस पूरे इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ये वैल्यू को अगर हम इसमें ऐड करते हैं, y बराबर k इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 5 है प्लस में अंदर आएगा 1 माइनस 5 यानी -4 बराबर k में 1 से गुना होकर के k होगा। तो k का मान कितना है, -4, आंसर नंबर दूसरा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, तो और पढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन साहब से पूछा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दोनों समीकरणों का अनंत रूप से अनेक हल है। अनंत रूप से अनेक हल है। अनेक हल के लिए, अनंत हल के लिए हमारा कंडीशन है सब का सब a बटे डी, b बटा ई, c बटा एफ सब बराबर। अब डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करें, पूरा इक्वेशंस लिखने का जरूरत नहीं है। k बटे में 12 बराबर y का गुणांक 3, यहाँ y का गुणांक k बराबर। क्यों बराबर करना, हमें लग रहा है कि उतना जाने का ज़रूरत है नहीं हम लोगों को। हमसे सिर्फ k का वैल्यू मांगा जा रहा है, आप क्रॉस कर दीजिए। k स्क्वायर बराबर 36, k बराबर 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए p का इक्वेशन दिया गया है, रेखा q का इक्वेशन दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है दोनों रेखाओं में कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु, अभी हम लोग डिस्कस किए। दोनों कॉमन पॉइंट होगा, दोनों में कॉमन पॉइंट निकालने के लिए दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बस x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3 को सॉल्व करना है। आप यहीं देखें, अगर हम x का मान 4 रखते हैं और y का मान 1 रखते हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा। x का मान 4 रखते हैं और y का मान 1 रखते हैं तो 4 में से 3 घटने के बाद, 4 में से 1 घटने के बाद 3 आ जाएगा। तो ठीक है, फिर x का मान 4 और y का मान 1। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, कॉमन बिंदु का, उभयनिष्ठ बिंदु का कोऑर्डिनेट 4,1। ये आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट करने के बाद आप बहुत इजीली कर पाते हैं सवाल को। आइए इस क्वेश्चंस को देखिए, CHSL 2024 का। आइए समझते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है। इक्वेशन 20x प्लस 21y बराबर 420 का जो ग्राफ है वो निर्देशांक अक्षों को, निर्देशांक अक्ष एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, मान लेते हैं कि इसको काटा गया है यहाँ P पर और इसको काटता है यहाँ Q पर। ये ग्राफ,
ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। ये जो ग्राफ इस इक्वेशन का होगा वो x और y एक्सिस को p और q बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। एक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए कि x एक्सिस पर, x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये दो बातें अगर ध्यान में हो तो जल्दी कर पाते हैं हम लोग। वो x अक्ष पर y का मान 0 होगा, y एक्सिस पर x का मान 0 होगा। तो अगर हम इस x एक्सिस पर देखते हैं, x एक्सिस पे 20x प्लस 21y बराबर 420, x एक्सिस पे y का मान 0 है। अगर ये y को 0 कर दिया जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 20x बराबर 420, थोड़ा सा हम स्टेप काटेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। 20x बराबर 420 तो आप कहेंगे x बराबर 21, ठीक है, ये वैल्यू आ गया 21, ठीक है। अगर हम y एक्सिस पर जाते हैं, 20x प्लस 21y बराबर 420, यदि y एक्सिस पर जाते हैं तो y एक्सिस पर x का मान जो है वो 0 होता है, 0 होता है। तो अगर हम x का मान 0 करते हैं तो ये 20 में 0 मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा 0 हो जाएगा। 21y बराबर 420, y का वैल्यू हो गया 20। यहाँ से इस ओरिजिन से इस वाले डिस्टेंस P तक की जो दूरी है वो 20 है। हमें पूछा जा रहा है PQ की लंबाई, PQ इसकी लंबाई पूछी जा रही है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पाएंगे, ये पूरा का पूरा अगर इसको O नाम दे दिया जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें निकालना है कर्ण का वैल्यू। आप कैसे निकालेंगे? इस PQ का वैल्यू रूट अंडर 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ऐड होगा, 841 का स्क्वायर रूट 29, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब 29 होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चंस बोला गया है कि k के किस मान के लिए जो दिया गया इक्वेशंस है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। समानांतर के लिए क्या कंडीशन है वो पहले आप देखेंगे। 5 बटे k+1 बराबर k बटे 4, यही तो होगा। नॉट इक्वल टू आगे -2 बटा में 7। हमें k का वैल्यू निकालना है। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं k में k से? आप कहेंगे बिल्कुल सर। प्लस k में 1 से गुना करेंगे, k बराबर 4×5 = 20। आगे जाने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप इसी इक्वेशंस में ध्यान से देखें कि अगर यहाँ k का वैल्यू 4 रख दिया जाए तो 4 का स्क्वायर 16 और वापस 4 का वैल्यू k का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 और 4 मिल करके 20। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि k का मान कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ जा रहा है। क्लियर? आइए, आपसे एक इक्वेशन आपको दिया गया है, हाँ, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन का और किस इक्वेशन से रिलेशन बनता है, ऐसा संबंध बनता है जिसका कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं होने के लिए क्या है? a/d बराबर b/e नॉट इक्वल टू c/f। हाँ भाई, यही तो है इक्वेशन। आप देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है और ये जो पहला इक्वेशन दिया गया है वो दोनों सेम है। 5x + 7y - 8, अगर 2 कॉमन कर लिया जाए 5, 7,
8 -8, ये दोनों इक्वेशन एक ही है। ठीक है, शुरू वाला दोनों बराबर होना चाहिए। भाई यहाँ है 5x - 7y - 8, अगर हम इस इक्वेशन को उठाते हैं तो होगा 5/7, हाँ जी, और प्लस y है, माफ़ करेंगे यहाँ पर, और इधर हो जाएगा 7/5। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। पहले दो कंडीशंस तो बराबर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन रखने पर ये फर्स्ट का जो दोनों टर्म है वो बराबर नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये संभव नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये है 5x, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ से उठाएंगे 5, यहाँ से भी उठाएंगे 5, यहाँ से उठाएंगे 7, लेकिन यहाँ से आपको लिखना होगा -7। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1 होगा लेकिन ये -1 होगा, तो ये भी हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे कि जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है 5/5 बराबर 7/7। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो पहला दोनों वाला टर्म जो है वो बराबर सिर्फ एक ही इक्वेशन में हो रहा है, और ये हमारा रिक्वायरमेंट था कि फर्स्ट दोनों टर्म जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 4 ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन। इस सवाल को शायद हम लोग चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं। देखिए 4/6 नॉट इक्वल टू 6/k+4। ठीक है, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में जब आप क्रॉस करेंगे तो k+4 इज नॉट इक्वल टू 3 3 जा 9। ये प्लस उधर जाएगा, k नॉट इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। k का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। सेकंड ऑप्शन होगा, माफ कीजिएगा, k इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों दिए गए इक्वेशंस के कितने हल होंगे। आप देखें कि 4/3 आप देखें 0.16/0.16, और उधर है 1.7/3.4। 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में पॉइंट कैंसिल है, ये भी पॉइंट बराबर है, कैंसिल है। 17 से 1 और 17 से 2, भाई 4/3 ये तो बराबर है सर। क्या 4/3 1/2 के बराबर है? नहीं है। A/D बराबर B/E नॉट इक्वल टू C/F। कितना हल होगा इसका? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0 है, कोई हल नहीं है। ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। आइए, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगर जनरल तरीके से हम लोग इसको बनाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा समय लेगा, कुछ इसमें उपाय लगाना होगा। अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके लिए। अनंत हल है तो x का गुणांक 3/a-b, ठीक है। y का गुणांक है 1, और यहाँ y का कोएफिशिएंट है a+b। अनंत हल होने के लिए सारा कुछ बराबर होना चाहिए। इसमें यहाँ 3 है और इसमें यहाँ 3a+b-3 है। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करें या प्रैक्टिस करें तो इतना लंबा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यह किसी काम का नहीं रहेगा। हमें कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन, दिमाग में जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सके। तो ये आप देखेंगे कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ उपाय करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको पहले हटा लीजिए। यहाँ से अगर क्रॉस किया जाए
तो ये है 3a प्लस 3b बराबर a माइनस b। अगर a को अंदर लाते हैं तो ये 2a हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस 4b, यानी a बटे b का जो वैल्यू है वो हो रहा है 2/1 रेशियो में। अब चाहे तो माइनस को रख सकते हैं। a और b का जो रेशियो है वो 2 और 1 के रेशियो में है। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सेम रेशियो में है। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन चेक करते हैं माइनस को इग्नोर करके, 3/2 और 2, क्या जब हम a का वैल्यू और b का वैल्यू जब हम क्रॉस किए तो क्या ये a रेशियो b आया 2/1? बिल्कुल नहीं। ठीक है, माफ कीजिएगा। जब हम सेकंड ऑप्शंस को चेक करते हैं, जब सेकंड को चेक करते हैं तो ये है a रेशियो b। यहाँ भी जब हम a रेशियो b निकालते हैं तो 4/3 आता है, 2/1 नहीं संभव है। a रेशियो b 3 तिया 9, हाँ जी 3 तिया 9 और 2 एकम 2, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है। कैसे? आप अगर रेशियो निकालें a का 3/2, जब आप क्रॉस करेंगे 3 दूना में 6 और 3 एकम 3, 2:1। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है सिर्फ a और b का रेशियो निकाल करके कि हमारा आंसर कौन सा होगा। अदरवाइज अगर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके 2 इक्वेशंस लाएंगे फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लेंदी होगा और बहुत टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसे करिए। हमारा सवाल है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, a और b का वैल्यू पूछा जा रहा है। a और b का क्या वैल्यू होगा ताकि इसका अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए सारा का सारा वैल्यू बराबर होगा, a/3, हाँ जी, बराबर b/-5 - 2a बराबर 2/6। हाँ भाई, होगा। अब आप देखेंगे कि ये कैंसिल है सर, तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है तो 3 से 6 तो काटा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि a का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, अब a के सहायता से हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं। इतना तो कन्फर्म है कि ये आंसर और ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, b या c में से ही कोई एक है। तो अब हम लोग आते हैं, किसी एक पर रख लीजिए, ये दोनों को कंपेयर करते हैं। a/3 यानी 1/3 बराबर b/, आप देखेंगे ये -5 माइनस और माइनस प्लस 2a, और a का मान कितना है? 1 है भाई। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही तो होगा। -5 + 2, -5 + 2 का वैल्यू कितना? -3। तो आप यहाँ पर -3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, b बराबर -1। ठीक है, a बराबर 1 और b बराबर -1, ऑप्शन नंबर सेकंड। सारे CGL के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये अलग अलग एग्ज़ामों में भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कंक्लूज़न आप निकाल सकते हैं। अब बस एक नज़र देखें कि क्या 3/2 और 2/3 आपस में बराबर हैं। आप कहेंगे नहीं सर, जब शुरू का 2 आपस में बराबर नहीं होता है, कितने हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है। बस ये संपाती रेखा, संपाती रेखा जब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाता है, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर होते हैं। संपाती रेखा का कंडीशन था सारा का सारा इक्वल, आपस में बराबर।
ठीक है, आइए समझते हैं। आप कहेंगे सर K1 बटे 4 बराबर होगा 3 बटे K2 बराबर 8 बटे 16। संपाती रेखा, सारा बराबर होगा, अनगिनत हल होगा। तो यहाँ से अगर हम बीच वाले को इग्नोर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल होगा 2 से और ये कैंसिल होगा 2 से। तो K1 का मान कितना है? 2 है। ठीक है, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो 8 से ये कैंसिल हुआ है 2 बार में और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो K2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6। K1 जो है वो 2 है और K2 जो है वो 3 है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो 6 है ना सर K2 वो K1 का 2 का 3 गुना है। हाँ भाई, 6 जो है वो 2 का 3 गुना ही तो है। K2 जो है वो K1 का 3 गुना ही तो है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस सवाल को देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K दिस इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है। A बटे D बराबर B बटे E नॉट इक्वल टू C बटे F। ये हम लोग बार बार लिख रहे हैं ताकि आज के बाद इस चैप्टर से एक भी सवाल आपका नहीं छूटे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप इस क्वेश्चंस को करिए। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि कहीं से भी सवाल पूछे, कहाँ से पूछेगा, सारा कंडीशंस हम लोग समझ चुके हैं। एक सवाल भी नहीं छूटेगा। बस कैलकुलेशन आपका सही हो, तेज हो और ये कॉन्सेप्ट आपका समझा हुआ हो। ठीक है, तो कोई हल नहीं होने के लिए ये कंडीशन है। हम लोग वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू गुणांक 2 है और यहाँ x का वैल्यू 1 है, बराबर है आपका, यहाँ हो जाएगा 7K और यहाँ हो जाएगा y का गुणांक 1। ठीक है, बस आगे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमको K का वैल्यू निकालना है, क्रॉस कर देते हैं। 7K बराबर 2, ये सब नीचे में 1 भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। K बराबर 2/7, ऑप्शन नंबर सेकंड। बस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखें आप, A और B का मान पूछा जा रहा है हम लोगों से। हल जो है, सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है, तो सबको बराबर कर देते हैं। 2 बटे में x यानी कि 8 बराबर, यहाँ हो जाएगा y का गुणांक 1 है, उसमें y का गुणांक b है। हाँ जी, बराबर इसमें हो जाएगा a और बटा हो जाएगा यहाँ पे 12। हमें a प्लस b का वैल्यू चाहिए। तो एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, किसी एक को इग्नोर करते हैं। अगर a का वैल्यू शुरू में निकालना है तो इसको इग्नोर करते हैं। ये कैंसिल होगा 4 बार में। हाँ जी, ये कैंसिल 4 बार में और वो कैंसिल उधर 3 बार में, यानी कि a का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अगर इसको ढक लिया जाए तो ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 3 बार में, तो a का वैल्यू 3 है। अब a का वैल्यू अगर 3 है तो फिर b का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। इसको अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 बार में, b बराबर 4। a प्लस b 3 और 4 7 7 7, ऑप्शन नंबर सेकंड। कैलकुलेशन जितना मिनिमम हो। आइए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आप देखिए बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशंस यहाँ है और इक्वेशंस यहाँ है। k का वैल्यू 0 से बड़ा है। इफ दीज टू इक्वेशंस और ग्राफ आर पैरेलल, अगर दोनों समांतर हो तो हमें वैल्यू चाहिए k² प्लस 6 का। k² प्लस 6 का वैल्यू क्या होगा? तो समानांतर होने के लिए क्या है कि शुरू में 2 बराबर होना चाहिए और लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा तभी तो पैरेलल होगा। तो करना लीजिए फिर। ये हो गया 4 बटे k - 2 बराबर, यहाँ y का टर्म क्या है
k-2 और बटा में 9। बस आगे हमको लिखने का ज़रूरत नहीं, हमें k का वैल्यू चाहिए। आप देखेंगे कि k-2 का स्क्वायर है बराबर में 36 है, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। हाँ भाई, k-2 बराबर 6 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एग्जाम में इतना करेंगे कोई बेनिफिट नहीं है, तुरंत मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए कि ये उधर जाएगा स्क्वायर निकलेगा 6 होगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। k का वैल्यू 8 है, आपसे k स्क्वायर प्लस 6 मांगा जा रहा, 8 64 और 6 70। बस k स्क्वायर प्लस 6 का वैल्यू, k स्क्वायर प्लस 6 का वैल्यू 8 64 और 6 70 ही तो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि k के किस मान के लिए दिए गए इक्वेशंस का कोई हल नहीं होगा। अभी वाला ही कंडीशन तो है, कोई हल नहीं होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, k बटा में 7 बराबर -15 बटा में -21। बस उम्मीद करते हैं आंसर यहाँ से आ जाना चाहिए। ये माइनस से माइनस कटेगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कट गया 5 बार में। k का वैल्यू कितना है? 5 है। आई लीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है, आ रहा है समझ में? आइए इस सवाल को देखिए, रोकिए वीडियो को और सॉल्व करिए। आइए, अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या है कि सारा का सारा वैल्यू बराबर होना चाहिए। सारा का सारा वैल्यू बराबर है तो k का वैल्यू क्यों ना हम सिर्फ फर्स्ट वाले से भी बना सकते हैं, सेकंड वाले से भी बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1/2 बराबर 2k, 2k बटा में y का कोएफिशिएंट -1। बस आगे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 4k बराबर -1, k बराबर -1/4। ठीक है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं। ठीक है, 1/2 2k बटे -1, बिल्कुल k का वैल्यू निकालना है। 4k बराबर -1, k बराबर -1/4, बिल्कुल ठीक है। सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस उठाए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस सीजीएल प्री में पूछे गए हैं 2024 के। लगातार फ्लो में जब आप सवाल करते हैं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। आने वाले किसी भी एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चंस पूछे आप बेधड़क कर पाएंगे, इतनी गारंटी है। आइए, अनंत हल है, अनंत संख्या में हल है तो सारा का सारा वैल्यू बराबर होगा, यानी कि आप कहेंगे 4 बटे में 5 बराबर में 12 बटे में y का गुणांक क्या है? k। तो ये कैंसिल है 3 बार में, k बराबर 5 3 जा 15, 5 तिया 15। चुटकी बजाते ख़त्म हो जाएगा, चुटकी भी ना बजे और ख़त्म है। ये सवाल है एक लास्ट। हमारा क्वेश्चन है कि यदि ग्राफ पर इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ किया जाए, ग्राफ खींचा जाए, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो P और Q है। एक लाइन का ग्राफ, दूसरे लाइन का ग्राफ, जिस पॉइंट पर कट रहा है उसको नाम दिया गया है, मतलब जिस पॉइंट पर कट रहा है उसके कोऑर्डिनेट को नाम दिया गया है P, Q। फर्स्ट स्लाइड में ही, सेकंड स्लाइड में ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब भी इस तरीके से हमें दो ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो हमें बस दिए गए इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आप देखें कि पहला जो इक्वेशंस है वो है 3p - 2q + 23 बराबर 0, और जो दूसरा इक्वेशंस है वो q है और ये -2q है। तो क्यों ना इसको डबल कर दिया जाए। सेकंड इक्वेशंस में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
4p प्लस में 2q माइनस 13 बराबर 0। तो हम लोग को ये बेनिफिट हो गया कि ये दोनों कैंसिल है। ये कितना बचेगा -p, इधर कितना बचेगा 13 दूना 26, तो किया ही नहीं गया ना उसको, यहाँ पे ये हो गया 26। तो ये है -3 घटने के बाद बराबर 0। तो यहाँ से अगर 3 उधर जाता है तो प्लस में हो जाएगा -p बराबर 3, यानी p बराबर -3। p का मान -3 है तो q का मान रख देते हैं इसी वाले इक्वेशंस में। कितना हो जाएगा ये -9, हाँ भाई, -2q प्लस में 23 बराबर 0। -2q, 23 में से 9 जाएगा तो 14 ही तो बचेगा प्लस में, और उधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि q बराबर 2 सते 14, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और q का मान 7 आ गया। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3p प्लस q का, 3 इंटू p, p का वैल्यू -3 है और प्लस q का वैल्यू 7 है। आप कहेंगे -9 प्लस 7 बराबर में -2, ठीक है, -2 हमारा इस सवाल का जवाब है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए। और इस क्वेश्चंस के PDF को, इस क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इसके PDF को, और भी आगे वीडियोस के सारे PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सारे क्वेश्चंस के PDF आपको मैथ्स के और भी सब्जेक्ट्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और मिलते हैं आपके लिए एक और दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।